हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से आज बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड बीए पार्ट थर्ड ईयर के जिन जिन टॉपिकों पर आज हम बात करने वाले हैं पहले वह देख लेते हैं। पहला आता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी पिछले साल जो पेपर हो चुके हैं हम उनको एक बार हल करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। सेकंड हम देखेंगे गद्यांशों की व्याख्या कैसे करें, गद्यांश की व्याख्या करने का सही तरीका क्या है। थर्ड हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए गद्यांश की व्याख्या हमसे नहीं हो पा रही है, हमें उसका हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो हम उनकी व्याख्या कैसे करें। उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मेट है, आपको बस कुछ नहीं करना, कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। वो क्या है वो वीडियो में आगे हम डिटेल से देखेंगे। चौथा हम देखेंगे कि बड़े प्रश्न किस तरह से आते हैं, कौन से बड़े प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो भी हम आगे वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मान लीजिए हमारा हिंदी साहित्य का पेपर कल है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब हम क्या करें। तो बस हमें इतना मैटर बता दीजिए कि हम पास हो जाएं, बस पास मार्किंग हमें मिल जाए। तो इस पर भी हम अच्छे से विस्तार से डिटेल से बात करेंगे जिससे कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पहले जो पेपर आ चुके हैं वो किस तरह से आते हैं, उनके कितने क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन कितने आते हैं, गद्यांश कितने आते हैं और लघुरात्मक प्रश्न कितने आते हैं, ये सब हम पहले पेपर में देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका ये बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर है जो 2021 का है हिंदी साहित्य का। हम जिस बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपके जो गद्यांश आते हैं इसके अंदर वो आते हैं सबसे पहले तो कि इनकी प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। तो देखिए पहले देखते हैं कितने आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का है जिसके अंदर क अथवा में एक और, ख अथवा में एक और, ग फिर अथवा में एक और, कुल मिला के ये आपके 8 बनते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें 4 करने होते हैं और हमें 8 गद्यांश दिए हुए होते हैं कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य के अंदर सबसे अधिक मार्क्स दिलाने का काम यही करते हैं गद्यांश से, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या अगर हमें आती है तो हम बहुत अच्छे से इनको कर सकते हैं। आपके चारों गद्यांश 30 नंबर के बनते हैं, एक गद्यांश का आपके 7.5 नंबर का आता है। तो गद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए अब देख लेते हैं बड़े प्रश्न कितने आते हैं। देखिए बड़े प्रश्न आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया निबंधात्मक क्वेश्चन। निबंधात्मक क्वेश्चन भी अथवा में आते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो भी आपका निबंधात्मक ही आएगा। चौथा क्वेश्चन भी आपका निबंधात्मक आएगा, यानी कुल मिला के 3 क्वेश्चन निबंधात्मक आते हैं जिनके अंदर अथवा में मिला के बात करें तो 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें 6 में से आपको 3 करने होते हैं जो भी आपको पसंद हो और 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो ये निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ये आपके लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं जो कि 50 शब्द सीमा में उत्तर आपको देने हैं, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे और जिनमें से किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने होंगे। और अंतिम हमारा 5वां वह बनता है जो कि 50 अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पे ये 9 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे, जिनमें से किन्हीं को आपको 4 का आंसर देना है और सब सीमा यहाँ पे 20 नंबर की 20 शब्द सीमा दे रखी है, जो कि 10 नंबर के आपके ये बनते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गद्यांश की व्याख्या सही तरीके से कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसका गद्यांश देख लेते हैं। ये वाला पहला गद्यांश आपको दिख रहा होगा। चलिए पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं। देखिए व्याख्या करने से पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहली बात तो पद्यांश की बजाय गद्यांश की व्याख्या करना ईजी होता है, क्योंकि ये हिंदी में होता है और हमें आसानी से समझ भी आ जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं अब कि पद्यांश की व्याख्या कैसे करनी चाहिए, सही तरीका क्या है। पहले पद्यांश को हम पढ़ते हैं। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत, अब यहाँ पे हृदयगत का अर्थ क्या है, हृदय में स्थित, ठीक है याद रखिएगा, भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में 2 प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे तो अच्छा है। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत, अब यहाँ पे पराभूत का अर्थ है यानी पराजित करके या फिर हरा कर, समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत यानी उन्हें सौंप कर अपना आनंद निर्भर चित्त को सस्तिक वनवासी हुए। अब यहाँ पे सस्तिक का अर्थ है पत्नी के साथ वनवासी
वन यानी वन के लिए चले गए थे। ये तो आपने रामायण पढ़ी हो तो आपको भी पता होगा। वहीं पर महाभारत में 2 दायदा, अब यहाँ पे दायदा का अर्थ किस चीज़ से लिया गया है, यहाँ पे पूर्वजों से प्राप्त। भाई इस बात के लिए कलह यानी कि झगड़ा वगड़ा, आप जैसे आपकी देसी भाषा में बोलते हैं कि घर में कलेश हो रहा है, तो कलह करने पर संद्वद हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा था संद्वंद, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ लगाया गया है कि तैयार, यहाँ पे इसका अर्थ लगाया गया है। और अंत में है सुचग्र नेव द्यास्मी बिना युद्धेन के सब। अब देखिए इनके अर्थ समझने की कोशिश करें। सूच यानी सुई के नोक, सूचग्र यानी सुई के नोक के समान या फिर सुई के नोक के जितना भी, नेव यानी नहीं, दासित यानी देंगे या फिर दूंगा, बिना युद्ध के शब्द यानी युद्ध के बिना, जो कि दुर्योधन ने कहा था। ये आप रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा। तो एक बार हमें पढ़ने के बाद ये पता लग जाता है कि यह जो पद्यांश है ये किसके बारे में है। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको यह अंदाज़ा लग जाता है कि ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है और किस निबंध से लिया गया है। तो देखिए किसी भी पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या करने के लिए जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है वो यह है। पूरा फॉर्मेट है, इसके अंदर आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सब कुछ लिखी हुई है। आप कुछ नहीं करना, बस इसको पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो में आगे देखेंगे। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, चाहे आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए अभी तो पहले हम देखते हैं कि व्याख्या कैसे की जाती है, सही तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर करना है, पहले का करना है, ठीक है। मान लीजिए तो आप किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखा क्वेश्चन फर्स्ट उत्तर कै डाल दिया। उसके बाद में आपको कुछ शब्द यहाँ से उठाने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है रामायण के समय, आपने इतना लिखा, फिर डैश 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 लगाना है कुछ इस तरह से। और फिर आपको अंत में जो कुछ लिख रहे हैं 2 शब्द आपको यहाँ से उठा लेने हैं, बिना युद्धेन केशव, आगे, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इस और आपको इसको अंडर ब्रैकेट में कर देना। इससे ये होगा कि टीचर को यह पता चल जाता है कि आपने किस पद्यांश की व्याख्या की है। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना होता है संदर्भ। देखिए आप जो उत्तर पुस्तिका में पढ़ते हैं, सीरीज में पढ़ते हैं, उनमें डायरेक्ट प्रसंग होता है। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है। यही तो फ़र्क है एक सीरीज में से पढ़े हुए स्टूडेंट की और एक टीचर से पढ़े हुए स्टूडेंट की। देखिए काफ़ी जगह आपको प्रसंग और संदर्भ एक बोलते हैं कि भाई प्रसंग और संदर्भ एक जगह लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। बात करते हैं संदर्भ में क्या आएगा। देखिए संदर्भ के अंदर आता है कि यह जो पद्यांश है, यहाँ पे गद्यांश है, पद्यांश गद्यांश दोनों के लिए है। मैं जो बता रहा हूँ ना व्याख्या करने का तरीका, ये दोनों के लिए है। जैसे BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबके लिए एक ही रहेगा। और चाहे आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर लो, तरीका तो एक ही रहेगा। तो संदर्भ में सबसे पहले लिखा आता है कि यह जो गद्यांश है ये कहाँ से अवतरित है, यानी कि किस कवि द्वारा लिखा गया है और किस कहानी से या फिर किस निबंध से यह लिया गया है। तो जैसे कि अगर आपने कभी सीरीज में पढ़ा हो या फिर आपने पासबुक में कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। अगर आप 1-2 बार भी पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। जब आप किसी भी सीरीज में से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़, जैसे अभी हमने देखा इसमें रामायण के समय से, भारत के समय से, लोगों के हृदयगत, अब इस सब से आप पता लगा सकते हैं कि यह किस निबंध से लिया गया है। ये दरअसल बालकृष्ण भट्ट उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि साहित्य जन समूह के जो हृदय का विकास है उस निबंध से यह लिया गया है। अगर आप सीरीज में देखेंगे तो आपके वहाँ पे सभी कवियों के नाम और उनके द्वारा लिखे गए जो निबंध है वो शुरुआत के पेज पर आपको दिखाई दे जाते हैं, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए मान लीजिए हमें ये नहीं आए कि हमें कवि का नाम पता नहीं है, ये कहाँ से लेगा, ये सब कुछ नहीं पता है, तो किस तरह व्याख्या करें वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। पहले हम तरीका देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना है कि यह पद्यांश या गद्यांश, या फिर अगर आप पद्यांश गद्यांश दोनों ना लिख पाए तो यह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यह अवतरण, क्या यह अवतरण। अब जैसे ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है तो आपको यहाँ पे लिखना है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में आप लोगों को लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर पद्यांश में पूछा जाए तो ये किस
कवि द्वारा लिखा गया और कहाँ से लिया गया। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, यह जन समूह के हृदय के विकास से लिया गया है, उसके निबंध से लिया गया है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये तो संदर्भ में आता है। संदर्भ में 2 चीज़ आती है, याद रखिएगा। फर्स्ट, कवि का नाम, दूसरा कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग के अंदर क्या आता है, फिर आपको नीचे लिखना है प्रसंग। प्रसंग के अंदर यह आता है कि इस पद्यांश के अंदर किस बारे में बताया गया है। जैसे कि राम परशुराम का पद्यांश होता है, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि वो राम परशुराम के संवाद के बारे में है। अब यह गद्यांश किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक या फिर इसमें क्या बताया गया है, यह हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो जैसे कि हमने अभी पद्यांश पढ़ा, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यह किसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि भाई कवि इसमें यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रामायण और महाभारत समाज की जो पहले की स्थितियाँ थी और अब जो वर्तमान में जो तात्कालीन साहित्य में, यानी जो हमारे ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनमें जो इनका चित्रण किया गया है, उनका प्रतिपादन कैसा है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। अगर आप सीधी साधारण भाषा में इसके अंदर कहना चाहें तो आप यह भी कह सकते हैं कि कवि यहाँ पर रामायण और महाभारत के जो पहले की स्थितियाँ थी, उनको तात्कालिक साहित्य में उनके चित्रण का वर्णन यहाँ पे किया गया। इस तरह से आप साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप सीरीज़ की परिभाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं बता दूं, जब भी आप बड़े क्वेश्चन याद करते हैं तो उन्हें सीरीज़ की लैंग्वेज में याद करने की कोशिश ना करें, अपनी लैंग्वेज में कोशिश करें याद करने की, ताकि आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं। तो प्रसंग के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या लिखना होता है, कि किस सब्जेक्ट के बारे में यह पद्यांश है या गद्यांश है, और किस विषय वस्तु के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चीज़ आती है प्रसंग के अंदर। 2 चीज़ मैं आपको बता सका हूँ, संदर्भ और प्रसंग। फिर से बता दूँ, संदर्भ के अंदर क्या आता है, कवि का नाम और यह कहाँ से अवतरित है। दूसरा आता है प्रसंग के अंदर कि यह किस विषय वस्तु के बारे में है, या फिर इसके अंदर कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं व्याख्या की। देखिए, अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या अगर आप पासबुक या फिर कहीं से पढ़ के जाते हैं तो आप व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो हम साधारण भाषा में भी इसका सिर्फ हिंदी अनुवाद लिख के आ जाएँ तो भी वो व्याख्या कहलाएगी। देखिए, व्याख्या में इसके हिंदी अनुवाद से ही तात्पर्य नहीं होता है, हमें कवि जो कहना चाह रहा है उसके अंदर जो भाव है, इसका जो अर्थ निकलता है, भावार्थ निकलता है, वो भी हमें लिखना होता है व्याख्या के अंदर। लेकिन हम कभी कभार इतने नहीं समझ पाते हैं कि कवि के इसके जो कह रहा है वो उसका भावार्थ क्या है, और हम अगर सीधा इसका हिंदी अनुवाद भी करके आ जाते हैं। वैसे आप बोलेंगे सर ये तो हिंदी में ही है पहले से, तो देखिए हिंदी में ये है, लेकिन इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो अलग निकलता है। तो देखिए, इसका अगर हिंदी अर्थ हम समझने की कोशिश करें, या फिर कवि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम देखें इसकी व्याख्या में। तो जैसे कि हमने पद्यांश को पहले पढ़ लिया कि रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितनी अंतर हो गया था कि रामायण में 2 प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में है। देखिए, यहाँ पे लेखक जो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि रामायण काल में जो भारतीय सामाजिक जीवन में जो अनेक यानी फिर काफ़ी आदर्श थे उस समय रामायण काल में, किंतु महाभारत के समय में ये जो सभ्यता थी ये समाप्त हो गई, या फिर क्षतिग्रस्त शब्द का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जैसे कि लें कि जैसे रामायण काल के जो प्रधान पुरुष थे, अब यहाँ पे हम भगवान श्री राम का ये भी लिख सकते हैं, भगवान श्री राम, या फिर यह भी लिख सकते हैं रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले, उनका आचरण कुछ इस प्रकार का था जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया कि रामायण ने कि भाई उन्होंने कहा था भरत से कि आप ही सब कुछ संभालो, आप ही राजगद्दी संभालो, तो हमें इस तरह से नहीं लिखना है, हमें लैंग्वेज का प्रयोग करना है। हिंदी के अंदर जो भी चीज़ें सब शब्दों का खेल है। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उनके बारे में इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो उनका आचरण था वो सभी प्रकार से अत्यंत उदार था, यानी कि दान उदार था। उदार का अर्थ यहाँ पे लगता है जैसे कि दयावान शब्द भी यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। परंतु महाभारत के जो पुरुष प्रधान थे जैसे कि श्री कृष्ण के बारे में अगर इसके हम गहराई में जाएं तो हम श्री कृष्ण के बारे में भी यहाँ पे प्रयोग किया गया कि भाई श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने तो युद्ध वुद्ध सब कुछ करवाया था, जबकि पहले रामायण काल में सब शांति के प्रतीक थे। इससे कवि यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो रामायण काल में जो परिस्थिति थी वो महाभारत काल के समय में सामाजिक जीवन के जो मनोभाव हैं या फिर परिस्थितियाँ हैं वो उनमें अंतर बहुत आ चुका है, पर्याप्त अंतर आ चुका है। रामायण काल में महाभारत और राम इस बात पर विवाद कर रहे थे कि समस्त राज्य और जो सिंहासन है ये आपका है, और राम कहते वो आपका है, भरत कहते वो आपका है। राम अपनी क्योंकि वो मर्यादा का प्रतिज्ञा का पालन करने में निपुण थे या फिर सक्षम थे।
इसलिए तो वो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि राम जो भगवान थे वो अपने वचन के पालक थे, इसलिए उन्होंने देखो सब कुछ अपना राजपाट छोड़कर और वनवास चले गए अपनी पत्नी के साथ, जो कि यहाँ पे कहा गया है सतिक वनवासी हुए, यानी कि अपनी पत्नी के साथ वनवास चले गए। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पर जो लिखा है उससे कोई देखिए अगर आप अच्छे जिस रामायण का अच्छा खासा ये पद्यांश आ गया, गद्यांश आ गया, तो इसके अंदर आप और भी बात लिख सकते हैं कि भाई जब राम भगवान वनवास चले गए परंतु उसके बाद भी भरत ने स्वयं को राजा नहीं माना और राम भगवान के इंतज़ार करते रहे। इस तरह भी हम इसमें पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं। देखिए अगर सीरीज वगैरह के इसके पद्यांश इसके जो व्याख्या की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है कि रामायण काल से महाभारत काल की स्थिति की तुलना करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि महाभारत में राज्य प्राप्त करने के लिए पैतृक संपत्ति के समान उत्तराधिकारी दो भाइयों में जीवन भर युद्ध चलता रहा और संचालन स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे किया। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांवों को प्राप्त करने की संधि करने की इच्छा व्यक्त की तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यानी अपनी स्पष्ट संधि करने की जब उन्होंने इच्छा की थी कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि का टुकड़ा पांडवों को नहीं दूंगा। इस तरह रामायण काल में जहाँ स्वार्थहीनता और लोक मंगल की भावना सामाजिक जीवन में व्याप्त थी और सर्वत्र शांति का अवतरण था, वहीं महाभारत काल में स्वार्थ एवं कूटनीति का बोलबाला था। यानी कि जो रामायण काल में शांति का भाव था, वहीं महाभारत में बहुत कूटनीतिज्ञ, सब कुछ कूटनीतिज्ञ था। कृष्ण ने भी युद्ध किया था कूटनीतिज्ञ से किया, और जो दुर्योधन था वो भी कूटनीतिज्ञ था। युद्ध के कारण सामाजिक जीवन अशांत था महाभारत काल में। तो इसमें बस यही बताया गया है रामायण काल और महाभारत काल के अंतर के बारे में। तो इसके यह भी स्पष्ट हो जाता है जब हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग में क्या लिखे, तो हम यह भी लिख सकते हैं साधारण भाषा में कि यहाँ पे कवि रामायण काल तथा महाभारत काल में जो अंतर है उसके बारे में बताता है। तो देखिए थर्ड चीज़ इसके अंदर एक और आती है, व्याख्या ही पूछते हैं हमसे, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और लिखी जाती है, वो है विशेषता। क्या? विशेष, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें विशेषता हैं, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से ये पद्यांश के अंदर आते हैं अलंकार कौन कौन से प्रयोग किया है, और इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई किस तरह से कौन कौन चीज़ों का इसके अंदर विशेषता है। वैसे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको ज़रूर लिख के आएँ, काफ़ी अच्छे अंक दिलाता है। इससे टीचर को पता चलता है कि हाँ आप में व्याख्या करने की अच्छी नॉलेज है, आप पढ़े हैं अच्छे से। देखिए विशेष के अंदर यहाँ पे अगर बात करें इस पद्यांश की, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, भाई लेखक ने यहाँ पे रामायण और महाभारत काल की जो सामाजिक स्थितियाँ थी उनका यहाँ पे चित्रण करते हुए बताया है कि तात्कालिक साहित्य में जन समूह की विचारधारा है और जो सभ्यता का स्पष्ट पता चलता है इन दोनों के अंतरों से। और इसके अंदर जैसे विशेष के अंदर आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने, 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, बस इतने ही लिखने, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने आपको, 1 या 2 पॉइंट ही लिख सकते हैं बस आप। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी भाषा के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे भाषा सरल है और जो कोई भी जो आप यहाँ पे कोई आपको विशेषता दिखाई देती है वो भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता लग रहा है। जैसे शैली विवेचनात्मक है, इस तरह से आपको हिंदी के अंदर अगर याद हो तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं हो तो भी आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे रामायण महाभारत के अंतराल के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा फॉर्मेट आता है आपका किसी भी पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या करने के लिए कि सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ के अंदर कवि का नाम और यह कहाँ से अवतरित है, प्रसंग के अंदर इसके अंदर क्या विशेषता है, क्या किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और व्याख्या के अंदर आपका पूरा हिंदी अनुवाद और तथा भावार्थ आता है जो अगर आप समझ सके तो, और नहीं तो हिंदी अर्थ आपको लिखना ही होता है। विशेष के अंदर इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 या 2 पॉइंट्स में। तो देखिए अब बात करते हैं कि अब हमें मान लीजिए गद्यांश की व्याख्या नहीं आती तो क्या करें, पास तो होना है हमें, फेल थोड़ी होना है। तो देखिए इसके लिए मैंने जो फॉर्मेट बनाया है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं आए तो क्या करें, हमें पास तो होना है। तो देखिए उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट आपके सामने ये रहा। गद्यांश एवं पद्यांश दोनों के लिए BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के लिए ये फॉर्मेट है। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इस जो फॉर्मेट है पूरा ये आपको सिर्फ रट लेना है और आपको एग्जाम की पुस्तिका के अंदर पेस्ट कर देना है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, इसको अच्छे से समझा रखा है कि आपको किस तरह इसको अप्लाई करके आना है, और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है, बहुत अच्छा प्यार भी मिला है आपका, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं। तो आप वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो 5 पॉइंट हम इस वीडियो में देखने वाले थे कि अगर हिंदी में हमें कुछ नहीं आए तो हम कैसे पास हों। तो देखिए आपको पास करवाएगा सिर्फ ये फॉर्मेट, बस एक फॉर्मेट ये है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे कि हमने पेपर में देखा कि जो पद्यांश की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि 30 अंक के पद्यांश आ रहे हैं,
तो आप चारों के चारों पद्यांश की व्याख्या करके आ सकते हैं इस फॉर्मेट के जरिए। आपको अगर हिंदी अर्थ भी नहीं आए गद्यांश पद्यांश का, तब भी आप इस फॉर्मेट के जरिए व्याख्या करके आ सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्मेट है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, तो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चनों की। तो देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उन्हें अगर आप सीरीज में से पढ़ते हैं या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हैं आप उनमें जरूर टिक लगा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के में व्यक्त विचारों की सोहधारण या फिर समीक्षा कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई सा यानी एक ही क्वेश्चन, इनका आंसर सेम सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो इसको लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा हमारा मोस्ट क्वेश्चन आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला से, जो बन सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंध लोक जागरण और भक्ति काव्य की विशेषता वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको भी मोस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डॉक्टर रामविलास शर्मा से, जो कि संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका निबंध में व्यक्ति विचारों का उद्घट कीजिए। ये भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका आगामी परीक्षा के लिए। ये हर बार ये वो क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन, वैसे भी आपके 3 क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर दिया और पद्यांश कर दिया तो आप पास हैं वैसे भी, और काफ़ी अच्छे अंक से पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, विधा निवास मिश्री की निबंध रचना पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उसमें टिक लगा लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और मैंने बताया था कि आपको जैसे यहाँ पे कवि का नाम दे रखा है और उनके द्वारा जो यहाँ पे कथित गत विद्याएँ हैं उनको यहाँ पे दे रखा है, तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। और ये थोड़ा सा ये भी ले लीजिए आप, क्या सीरीज में ये चीज़ नहीं दी होती। देखिए सीरीज में ये चीज़ नहीं दी होती। जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। लोक जागरण भक्ति काव्य, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखा है। कुटूज आचार्य हजारी। देखिए इनको आप पढ़ोगे ना, तो जैसे आप पद्यांश पढ़ेंगे तो पद्यांश में इनको इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस कवि द्वारा लिखा गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी मदद करेगा आपको इस सीरीज में से पढ़ने के लिए। और जिनके पास हो गया बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन। और रजिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा, रजिया को मोस्ट लगा लीजिएगा आप। रजिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आपका क्वेश्चन ये भी मोस्ट है, इसको भी लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज्ञा जी से बनता है मोस्ट क्वेश्चन, ये भी पहला वाला याद रखिएगा, लगा लीजिएगा। बहता पानी निर्मल यात्रा व्रत में आज्ञा ने यात्रा में कितने तरीके बताए हैं और उनके कौन कौन से तरीके प्रिय हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मोस्ट लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ हाँ मैं आपको, देखिए आपकी जो सीरीज होगी ना उसके अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। किससे रिलेटेड? हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, सामान्य परिचय व देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो हर साल बनते हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। लघुरात्मक और अति लघुरात्मक इनको जरूर याद कीजिएगा। वैसे आपको लगते हैं कम अंक हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे अंक आपको दिला सकते हैं, इसलिए इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं BA से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।